वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज है 17 जनवरी और आज का द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहला न्यूज है, श्री हरिकोटा गेट्स थर्ड लॉन्च पैड। आपको पता होगा कि जो श्री हरिकोटा जहां से हमारा इसरो रॉकेट लॉन्च करता है या फिर मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट की बात करते हैं, बहुत चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब कुछ आप देखेंगे। सेकेंड जो है आपका गवर्नेंस से संबंधित है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सिंगापुर टू हेल्प इंडिया इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और लास्ट जो है इंडोनेशिया पीएम चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। ये 4-5 न्यूज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे 5th नंबर पर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज और इंप्लीकेशन, कैसे करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अंतिम तक बने रहिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला न्यूज, सबसे फर्स्ट न्यूज है आपका श्री हरिकोटा थर्ड लॉन्च। आपको बता दूं कि हमारी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थर्सडे को सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है श्री हरिकोटा में, उन्होंने तीसरा लॉन्च पैड दिया है, यानी उद्घाटन हुआ है। आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव है, आपका अश्विन वैष्णव, उनके द्वारा अब ये लॉन्च पैड जो है इसरो के द्वारा जो है कहा गया था आने वाले कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है 2031 से शुरुआत होगी, उसकी भी तैयारी साथ साथ में चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, आपको पता ही होगा, वी नारायणन जो है नए चेयरमैन है, उससे पहले सोमनाथ हुआ करते थे। तो आप 2026 इसका टारगेट है और इस प्रकार से श्री हरिकोटा में तीसरा ये लॉन्च व्हीकल्स पैड आपको मिल गया आपका। तो ये कह सकते इससे रिलेटेड आपका। अब इसके बाद बहुत सारे आपको बता दूं कि श्री हरिकोटा जो है वो लोकेटेड है कहां, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और आपको बता दिया जाए कि इंडिया की जो जितनी भी लूनर जो एक्सप्लोरेशन प्रोब है, यानी कि चंद्रमा से संबंधित चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मार्स ऑर्बिट मिशन हुआ, सोलर जो है आपका आदित्य L1, ये सब आगे चल करके सब जितने भी लॉन्च हुए हैं वो श्री हरिकोटा से ही लॉन्च हुए हैं, है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड एक तो ये न्यूज हुआ। दूसरा न्यूज है आपको नमो ड्रोन से संबंधित है आपका। अब इसको समझो, आपके एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन के तौर पर। तमिलनाडु ड्रोन दीदी जो है स्प्रे किया है कितना, और फार्म लैंड को स्प्रे किया है। तो देखो आप क्या है इसमें, सबसे पहले एग्जाम के तौर पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले, अगर देखोगे तो पहला जो बैच जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ड्रोन कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, ड्रोन दीदी के थ्रू ट्रेनिंग किया, तो पहला ये बैच है जिसको ट्रेनिंग दिया गया। और वो ट्रेनिंग, ये आपको बता दूं कि जो हमारा ये स्कीम जो है वो सेंट्रल स्कीम है और ये फार्मर को मदद करेगा कि कैसे अपने फार्म लैंड में आप ड्रोन के थ्रू स्प्रे कर सकते हो। यानी कि एक जगह कोने पर, फार्म लैंड के कोने पर खड़े हो गए और संपूर्ण जितनी भी भूमि है जहां पर फर्टिलाइजर की जरूरत है, स्प्रे की जरूरत है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, तो ड्रोन के थ्रू जो है उसको स्प्रे कर दिया। ठीक है। तो आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 7 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन जो है आपको दिया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरी तरीके से ट्रेन किया है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने ये लॉन्च किया था जिसका नाम था नमो ड्रोन दीदी स्कीम। क्या नाम था? नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिसका मकसद था करीब करीब 40,500 महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को इंपावर्ड करना। यानी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू जो है इनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको इंपावर्ड किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इस योजना के बारे में। ये योजना में सेंट्रल फाइनेंस मदद कर रही है। 80% जो ड्रोन का कॉस्ट होगा ये सेंट्रल सरकार मदद करेगी, अप टू 8 लाख। अब इसके माध्यम से क्या होगा
कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू जो है ये फंडिंग का मौका दिया गया और इसके थ्रू जो है 15 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे आप महिलाओं को इंपावर्ड किया जाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे पैसा कमाएंगे, ये सब कुछ इसके माध्यम से आपको देखने। इससे हमारा वीमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपावरमेंट हुआ, इससे हमारी फैसिलिटी और बढ़ती गई। तो ये इससे संबंधित आपको एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट है सिंगापुर टू हेल्प इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। भारत को सिंगापुर मदद करेगा आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने में। कैसे मदद करेगा इसको हम लोग समझते हैं। सिंगापुर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मदद करने वाला है, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है आपको भारत और सिंगापुर के बीच में। आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट का नाम है थर्मन सांगारतनम, ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। तो वो सिंगापुर ने कहा कि सिंगापुर और भारत दोनों मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में ये खास करके एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं और ये भी कहा है कि आने वाले कल में सिंगापुर क्या करेगा कि डेटा कॉरिडोर बनाएगा गिफ्ट सिटी और सिंगापुर के बीच में, यानी सिंगापुर और जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है आपका गुजरात के अंदर में, उनमें एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके थ्रू जो है आप खास करके हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारी कनेक्टिविटी के बारे में और खास करके सिंगापुर के बीच में क्या क्या हमारा रिलेशंस हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके सेमीकंडक्टर को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटर 10% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट जो है आपको होता। इंडिया लैंड अवेलेबिलिटी जो है कॉस्ट की वजह से। दूसरी बात, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत को जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है। आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर के माध्यम से हम एंट्री कर सकते हैं। वहीं पर ज्योग्राफिकल की बात करें तो सिंगापुर एक आप कह सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है, एक तरीके के मेजर ग्लोबल शिपिंग है यहां के थ्रू। आपका मलाका और सुंडा स्ट्रेट के थ्रू जो है सिंगापुर इंडिया के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करता है। रही बात इन्वेस्टमेंट का तो सिंगापुर जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एफडीआई था 2023-24 में, यानी भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से ही आया था। इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली $160 बिलियन 2000 से 2024 तक का एफडीआई इनफ्लो हुआ है सिंगापुर। तो इसीलिए सिंगापुर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज में आप देख सकते हैं जिसकी कहानी हमने देख लिया। उसी प्रकार से इंडोनेशिया को लेकर के आप देखें, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिपब्लिक डे, जो हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, उसके चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, आईआर का क्वेश्चन बन जाता है कि सिंगापुर से हमारा क्या रिलेशन है, इसको भी हम समझते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है प्राबो सुबियांतो जो है वो रिपब्लिक डे पर परेड पर आने वाले हैं एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की आर्मी ब्रिंगिंग अ लार्जेस्ट फॉरेन कंटिजेंट एज सो फार आपका 25 और 26 को भारत विजिट करेंगे, न्यू दिल्ली में आएंगे। जब जकार्ता के बीच में अनाउंसमेंट हुआ है ये बातें आने के बाद, अब आपको बता दूं कि दोनों कंट्री जो है 450 मिलियन तक का डील किया है। खास करके भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डीलिंग हुई है कि भारत इंडोनेशिया को क्रूज मिसाइल देगा आपको, विच विल मेक इंडोनेशिया सेकेंड एक्सपोर्ट कस्टमर तो इंडो रशियन सिस्टम में आप देख सकते हो। उसी प्रकार से महात्मा गांधी एक्ट राजघाट पर भी वो आएंगे वहां पर। साथ साथ में अगर हम बात करें कि भारत और इंडोनेशिया के लिए, इंडिया के लिए भारत इंडोनेशिया फॉर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है इंडोनेशिया जाता है, यानी इंडिया जो है इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देगा, है ना। अगर हम ट्रेड पार्टनर की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एशियान रीजन में इंडोनेशिया के साथ है। आपका टोटल बायलेटरल की बात करें करीब करीब 38.85 बिलियन के आसपास हम लोग उसके साथ करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आपका इंडिया फॉर इंडोनेशिया। तो इसके लिए इनहांसिंग मैरीटाइम कनेक्टिविटी, आप पोर्ट को लेकर के बात करें। अगर हम इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ कोल एंड क्रूड पाम। कोल और क्रूड पाम ऑयल जो है इंडोनेशिया से मंगाता है भारत आपका। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ कोल एंड क्रूड पाम जो है इंडोनेशिया से मंगाता है। ह्यूमैनिटेरियन अगर असिस्टेंस की बात करें तो भारत ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है इंडोनेशिया के साथ जो है
मदद करता है। अर्थक्वेक का 2018 में अर्थक्वेक आया था, उसमें भारत उसको मदद किया था। तो एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है इंपैक्ट ऑफ रूपीज वीकनिंग के बारे में। हम इसको समझते हैं कि हमारा अगर भारत की करेंसी अगर कमजोर होती है तो इससे हमारी भारत की इकोनॉमी पर क्या इसका असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं यहां पर कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट की अगर बात यहां पर हो तो एक्सचेंज रेट 3 प्रकार के एक्सचेंज रेट होता है। एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करें, रियल एक्सचेंज रेट की बात करें, सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन इसमें रियल एक्सचेंज रेट में अगर देखा जाए तो रिलेटिव प्राइस फॉरेन गुड्स के इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में की रिस्पेक्ट में क्या होता है। अब यहां पर इसको समझना होगा कि अगर भारत की करेंसी अगर कमजोर होती है, वीक होती है, डिवैल्यू होती है तो जाहिर सी बात है उसका इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ेगा ही। तो आप देखेंगे कि फ्लोटिंग हमारे भारत देश के अंदर में भारत की जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो मैनेज करेंसी एक्सचेंज रेट है, यानी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है आपका। तो यह भी हाउ सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्ड टू सप्लाई कंडीशन के बेस के आधार पर आप देख सकते हो। तो 3 प्रकार के एक्सचेंज रेट होता है, पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक जो है अपनी करेंसी को फिक्स कर देती है। मैनेज की अगर फ्लोटिंग की बात करें तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस के आधार पर आपकी करेंसी की वैल्यू चेंज होता रहता है। अगर आपकी करेंसी का डिमांड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर ज्यादा होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपकी करेंसी का डिमांड मार्केट में कम होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगा। और तीसरा वो मैनेज्ड होता है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, टू टाइम करेंसी को फिक्स करने की कोशिश करती है इस सिचुएशन के बेसिस के आधार पर। तो ये केसेस से है आपका यहां पर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भारत के केसेस में आपको देखने को मिला है। फिलहाल डोमेस्टिक गुड्स क्या होगा, अगर भारत की करेंसी थोड़ी सी अगर सस्ती होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चीजें सस्ती हो जाएगी। अभी डॉलर जो है, नॉमिनल डॉलर की बात करें, $1 जो है 85 रुपए के बराबर हो गया है, यानी कि कह सकते हो कि ₹1 में अब 0.85, ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आप 0.85 वुड बी एक्सचेंज आपका होगा। अगर 850 तो कहने का मतलब ये हुआ कि $1 इक्वल टू 85। तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम होगा तो फॉरेन की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगा अमेरिका के केसेस में। तो ये पूरी कहानी है कि डेप्रिसिएशन इन नॉमिनल एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज डोमेस्टिक प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल, ये बातें यहां पर। तो ऐसे भी भारत की करेंसी कमजोर ही हो रही है। अगर हम अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने भारत देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, फॉरेन करेंसी को डिपेंड करवाना होगा भारत पर, तब भारत की इकोनॉमी और भी बेहतर होगी और इंडिया विल बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये बात सच है, समझना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।